वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ लक्ष्मीनगर में और मेरे साथ हैं यहाँ के पूर्व विधायक श्री नितिन त्यागी जी। नितिन त्यागी जी आजकल बहुत चर्चा में हैं, हमेशा रहे हैं, युवा लीडर हैं, अपने एरिया में दिल्ली शहर में बहुत लोकप्रिय हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसे क्या वैचारिक मतभेद थे कि इन्होंने आपको छोड़ा और ये बीजेपी में आए। नितिन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू जी, बताएं। नहीं, मेरा प्रश्न यही है कि क्या वैचारिक दुनिया हुई मैं कि सबसे पहले तो आपने आपको बताऊं कि मैंने आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी से मुझे निकाला गया, सस्पेंड किया गया। कुछ सवाल पूछने की वजह से कुछ छोटे छोटे सवाल मैंने पार्टी के बीच में रखे, पार्टी के लीडर्स से पूछे, जो भी लीडर्स उस वक्त जेल के बाहर थे उनसे पूछे। और जब वो सवाल, मुझे लगता है कि थे तो सवाल बहुत छोटे, वो उनको भारी लगने लगे। जब उनको भारी लगने लगे तो शायद ये डिसीजन लिया गया कि इसे बाहर निकाल दो। कहीं इसकी तरह कोई और भी सवाल पूछने लगेगा तो उनसे संभाला नहीं गया। उन सवालों के जवाब ना देने की वजह से, बड़ा सिंपल से सवाल थे, और 1,000 रुपये का फॉर्म आया था, घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता भरवा रहे थे। मुझे पता चला कि ये 1,000 रुपये की स्कीम आम आदमी पार्टी लाएगी नहीं, सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स करेगी। कुछ दिन पहले एक स्कीम और इसी तरीके से आई थी, उसके एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पानी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 अगस्त 2023 से वो लागू होनी थी। हमने घर घर जाके बिल कलेक्ट किए थे, लोगों से कहा था बिल देने की जरूरत नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी माफ़ करवा देंगे। उसके बाद में वो स्कीम नहीं आई। जब वो स्कीम नहीं आई तो पूछा कि स्कीम नहीं आई है, पता चला कि उसका कैबिनेट नोट तक नहीं बना था, स्कीम तो बाद में आएगी। जिनका बिल उस टाइम पे 50,000 का था वो 1 लाख का हो गया, जिसका 25,000 का था उसका 50,000 का हो गया। कौन देगा वो बिल? अरविंद केजरीवाल जी देंगे क्या ये बिल? ये पास्ट में एक बार हो चुका है। जब 2013 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बिल देने की जरूरत नहीं है, बिजली का, पानी का, हमारी सरकार बनेगी, माफ करवा दूंगा। 2013 में सरकार बनी, उसके बाद सरकार 49 दिन के बाद हटी। 2015 में 67 विधायकों के साथ बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग आए। उसके बाद भी लोगों के बिल माफ नहीं हुए। मैं भी उसमें से भुगतभोगी हूँ, मेरे को भी बिल पे करना पड़ा था। एक्सटेंडेड बिल आया था पूरा का पूरा फाइन के साथ में, कई हजार रुपए का बिल मेरे को जमा करना पड़ा था। ऐसे ही 2023 का जो उन्होंने ऐलान किया था पानी का बिल, वो लेके आने के मूड में नहीं थे। ऐसे ही 1,000 रुपए की स्कीम थी, घर घर जा रहे थे। मैंने सवाल उठाया कि कार्यकर्ताओं को क्यों भेज रहे हो? अगर आप कल को स्कीम को नहीं लेके आओगे तो कार्यकर्ताओं को लोग जाके पकड़ेंगे, भाई वो 1,000 रुपये का क्या हुआ। तो मुझसे कहा गया कि कार्यकर्ता एक बार चुनाव जीत लें, कार्यकर्ता रुपए में 10 के भाव मिलेंगे, यही शब्द थे हमारे नेताओं के। तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस 1,000 रुपये की स्कीम का प्रचार नहीं करूंगा और मैं लोकसभा के टाइम पे प्रचार नहीं करूंगा। और उस टाइम पे मैंने कुछ सवाल पूछे। अरविंद जी उसी समय कुछ दिन के लिए छूट के आए, जेल से छूट के आए। जब वो जेल से छूट के आए तो इतनी बुरी हालत थी कि लोग पैसे दे दे के बुलाए जा रहे थे उनकी सभाओं में। अच्छा। सभा फिर भी नहीं हो पा रही थी, तो ये हुआ कि रोड शो किया जाएगा। तो सारी की सारी विधानसभाओं से इकट्ठा करके तकरीबन 1,500-2 हजार लोगों का काफिला लेके वो इधर उधर चौराहों पे जो है ना रोड शो करते हुए घूम रहे थे। तो मैंने ये सवाल किया कि जिस वक्त हम लोग आंदोलन से निकल के पार्टी बनाई थी हम लोगों ने, तो सिर्फ हम जाके घर घर पर्चा बांटते थे कि इतने बजे इतने समय इस दिन अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। 10,000 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग आते थे। और हम स्टेज से कहते थे कि ये आई हुई भीड़ है, लाई हुई भीड़ नहीं है। आज लाने के बावजूद 2,000 लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, पैसे देने के बावजूद लोग साथ चल के तैयार नहीं है। वजह क्या है? कहाँ पे गलत हो गए हम लोग? ये सवाल पूछा तो मुझे सस्पेंड कर दिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने पूछा भी तो कोई जवाब नहीं मिला, कोई अप्रोचेबल नहीं था। तो अपने अपने रास्ते चल देना चाहिए। दुनिया की, मतलब हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए अपना सब काम धंधा छोड़ा है,
तो सेवा का माध्यम तो हमें ढूंढना ही है, करना है। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जी, तो आपने इसलिए ये उनका जो कार्यशैली बदली आम जनता के लिए और जवाबदेही बदली। देखिए, हर चीज़ बदल गई। बड़े ज़ोर शोर से जो लोग छाती ठोक के कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, उन्होंने एक से एक भ्रष्ट आदमी को पार्टी के अंदर भर्ती कर लिया। सब लोग जानते हैं, जिनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, जिनके खिलाफ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, आज उन सबको पार्टी में ले लिया। हमारे यहाँ से कितने सारे एमएलए बता देंगे कि जब अभी पीछे पार्षद के चुनाव हुए 2 साल पहले, तो 250 सीटों में से कम 180 दूसरी पार्टियों से लाए हुए लोग हैं, लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लेके आया गया पार्टी में, अपने कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ के दूसरी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़वाया गया वहां पे। जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो हम बुरे बन जाते हैं। उस कार्यकर्ता के लिए कौन आवाज उठाएगा? आज कार्यकर्ता मजबूर है क्योंकि इतने सालों से पार्टी के साथ लगा हुआ है, उसका मजाक बनेगा गली गली में, वो इस वजह से पार्टी के साथ खड़ा होता है। वरना दिल में हर कार्यकर्ता के यही है कि वो उसे ठग लिया गया, उसे छला गया है, ये छलावा किया गया है। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ईमानदारी की, आज हर जगह पे देखिए, चाहे वो शराब घोटाला रहा हो, चाहे शिक्षा के नाम पे घोटाला हो, चाहे दवाइयों का घोटाला हो, जहां देखो हर चीज में घोटाला कर करके पहली बार 31 साल में यह हालत हुई है कि दिल्ली का बजट घाटे में गया है। दिल्ली का बजट घाटे में नहीं जाना चाहिए जी, ये बायलॉज में है, जी, पर उसके बावजूद दिल्ली का बजट कई हजार करोड़ रुपए घाटे में चला गया। ये कुशासन और करप्शन नहीं है तो और क्या है? नहीं, शिक्षा का तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि हमने तो बिल्कुल एक्सीलेंट स्कूल्स बनाए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्कूल बनाना एक चीज होता है, शिक्षा दूसरी चीज है। स्कूल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपने खड़ा कर दिया, बिल्डिंग आपने बना दी, लेकिन पढ़ाई कैसे होगी? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आप बताइएगा कि शिक्षा में क्या किया है। ये लोग कहते हैं 99% रिजल्ट आता है 12वीं का, और जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर आता है, ऐसे ही कहते हैं। तकरीबन 2,60,000 2,65,000 बच्चा 9th में अपीयर करता है एग्जाम में। 1 लाख से ज्यादा बच्चे को 9th में फेल किया जाता है। उसके बाद 10th का रिजल्ट आता है 94-95% के करीब। उसके बाद जो 11th में बच्चे जाते हैं, तकरीबन 54-55 हजार बच्चों को फेल किया जाता है 11th में। आपके पास 40% ओरिजिनल बच्चे भी नहीं पहुंचते 12th में। जब 40% नहीं पहुंचेंगे तो 99% रिजल्ट आएगा। आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए फेल की संख्या तो आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये भी एक धोखा था। बिल्कुल धोखा है। आप 60% बच्चों को जिनको आप फेल करके निकाल दे रहे हो धोखे से, आप बताओ ना उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या प्लानिंग है? गवर्नमेंट तो सभी के लिए होनी चाहिए, उनके लिए ऑल्टरनेट प्लानिंग क्या है, वो कहाँ पे पढ़ेंगे, उनका आगे रोजगार क्या होगा, उनके लिए क्या सोचा है? आपने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ देखिए, अब से 3, 4, 5 साल पहले जब 10th में 28-30 हजार, जब 9th में 28-30 हजार बच्चे फेल हुआ करते थे, तो 10th का रिजल्ट आता था 70%। हाँ जी, इन्हीं का। हाँ जी। वो जो 70% का रिजल्ट आता था वो ब्लैक मार्क हुआ करता था, क्योंकि रिजल्ट जो पूछा जाता है वो 10th और 12th का पूछा जाता है, 9th और 11th का कोई पूछता ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो 10th में बच्चे जानबूझ के फेल करने चालू किए। ये हाफ स्टेट को चलाने का आप मेरे से एक्सपीरियंस ले लीजिए। तुमने दिल्ली को नाश कर दिया, तुम चाहते हो उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर को नाश कर दे। तुमसे अगर सीख लेगा तो वो जम्मू कश्मीर का नाश कर देगा। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन करेगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम ही नहीं कर पाएगा। विपक्षी पार्टियों में तो उन्होंने ऐसा रोल प्ले करने की कोशिश की कि जैसे यही मोटिवेटर है, यही गाइड है, यही प्लानर है, मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग यही कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक पूरा का पूरा जो है एक अजीब सा माहौल है आम आदमी पार्टी में, जहाँ पे काम कम किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा की जाती हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि मैंने उस अधिकारी को ये चिट्ठी लिख दी है, मैंने उस सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिख दी है, मैंने एलजी को ये चिट्ठी लिख दी है, मैंने इस केंद्रीय मंत्री को ये चिट्ठी लिख दी है। उसका फॉलोअप कुछ नहीं है, उसके ऊपर काम कुछ नहीं है। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले बरसात आने से जस्ट पहले शैली ओबरॉय ने, जो मेयर हैं दिल्ली की, उन्होंने जोर शोर से कहा कि दिल्ली की 90 to 95% नालों की सफाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बहुत अथॉरिटेटिवली उन्होंने बताया कि हो चुका है, और इसकी उन्होंने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भी और सरकार में भी अपनी पीठ थपथपाई। जैसी बारिश शुरू हुई पूरी की पूरी दिल्ली भर गई। उसके बाद
मंत्री साहब आते हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो कहते हैं कि जो है नालों की सफाई नहीं हुई। तो झूठ कौन बोल रहा था? शैली ओबरॉय झूठ बोल रही थी, सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे थे, या इन लोगों ने काम नहीं किया, या इनके एमएलए ने इनको गलत रिपोर्ट दी? पहले तो सबने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सारे एमएलए ने फोटो डाली थी कि नालों की सफाई उनके संरक्षण में हो रही है। हर एमएलए ऐसे जाके देख वहां पे कर रहा था जैसे ठेकेदारी उसी ने उठा रखी हो नालों की सफाई की। और जैसे ही पानी भरा सारे एमएलए गायब हो गए, सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया एलजी के ऊपर, सारा ठीकरा फोड़ दिया अधिकारियों के ऊपर। तुमने स्टेटमेंट क्यों दिया था? कैसे स्टेटमेंट दिया था? मतलब तुम सिर्फ कमरे में बैठ के स्टेटमेंट देते हो, तुम सड़क पे जाके काम को नहीं देखते हो। मतलब एक इमीडिएट एक वो बनाते हैं हाइप, और अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। देखिए, या उन्हें कुछ न्यूज़ बनानी होती है। पिछले 10 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रिमंडल ने सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के और कोई काम नहीं किया। हमेशा अपने आप को बेचारा दिखाना। अगर तुम इतने बेचारे हो, काम नहीं कर सकते, तो छोड़ दो ना, दूसरे को करने दो। आप बार बार ये कहते हो मुझे काम नहीं करने दिया जाता, और केंद्र भी जो काम करता है उसका आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो, तो क्रेडिट पे कब तक सरकार चलेगी? किस तरीके से आप काम करना चाहते हो, ये दिल्ली को आज की तारीख में समझ में नहीं आ रहा। जब गर्मियां होती हैं तो नल सूख जाते हैं, पानी नहीं आता नलों से। जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, लोग डूब के मर रहे होते हैं दिल्ली के अंदर। हर चीज में, हर मौसम में, जैसी बारिश खत्म होती है तो पॉल्यूशन शुरू हो जाता है दिल्ली के अंदर। 2 महीने का एक मंत्री है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उसका काम सिर्फ 2 महीने का होता है, वैसे भी कोई काम नहीं करते, उनसे 2 महीने में ये नहीं संभलता। इससे पहले होता था कि पंजाब की वजह से, पंजाब की पराली की वजह से पोल्यूशन होता है दिल्ली में। अब तो पंजाब जीते हुए भी 3 साल होने के बाद तीसरा मौसम है। अभी दिवाली तो बहुत दूर है, अभी ऑलरेडी 400 AQI पहुंच चुका है दिल्ली का। कैसे मैनेज होगा? दिल्ली में यही परेशानियां लगी रहेंगी, कभी सूखा, कभी बाढ़, और कभी पोल्यूशन। की वजह से बहुत डेथ्स हो रही हैं, डेफिनेटली हो रही हैं, जो कि दिख नहीं रही हैं, लेकिन अच्छे नंबर्स हैं उनके। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बड़ा शुरू किया कि घर घर जाके जो है कुछ सवाल पूछने हैं, और जो है डोर टू डोर कैंपेन। मैं तो आपके इस माध्यम से सबसे ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी के लोग जब भी आपके मोहल्ले में आए, उनसे ये पूछिएगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में किसी भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बनाया, तब वो लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे वो लोग? जब अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7-8 साल से किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनाई, तब वो लोग कहाँ थे? ये सवाल पूछने जरूरी है, क्योंकि यही काम के लिए सरकारें आती हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, टैक्स बढ़ा दिया था पेट्रोल के ऊपर, और यूपी में यहाँ गाजियाबाद, नोएडा से महंगा कर दिया पेट्रोल, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर दूध भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी हो गई, पूरी दिल्ली महंगाई की लपेट में आ गई। तब वो लोग कहाँ थे जो आज पूछने आएंगे? जब अरविंद केजरीवाल ने लाखों बच्चे फेल कर दिए अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करने के लिए, तब वो लोग कहाँ थे जो आज अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी आपके घर पे लेके आ रहे हैं? जब दिल्ली के नल, मोहल्ले मोहल्ले के नल सूखे पड़े हुए थे गर्मी में, तब वो लोग कहाँ थे? जिस वक्त सीवर का पानी नलों में से आ रहा था, तब वो लोग कहाँ थे? मैं इसलिए कह रहा हूं सीवर का पानी, आपको एक बड़ी क्लियरली बात बताता हूं। 1998 में दिल्ली सरकार ने 480 जल बोर्ड में जेई अप्रूव किए थे। अच्छा। आज की तारीख में दिल्ली में सिर्फ 150 जेई हैं। 480 का मतलब एक वार्ड में 2 जेई होने चाहिए थे, एक पानी का, एक सीवर का। आज की तारीख में 2 वार्ड में 1 जेई है, पानी भी उसने देखना है, सीवर भी उसने देखना है। और 1998 से लेकर 2024 तक कम से कम 3 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। कैसे मेंटेन होगा? आप जानबूझ के पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देना चाहते हो, स्पॉइल करना चाहते हो, और उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहते हो। आपकी इस टुच्ची राजनीति की वजह से पूरी की पूरी दिल्ली सफर कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो चलिए इनकी शिकायतें, लोगों की शिकायतें केजरीवाल से बढ़ती जा रही हैं, और आप रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं तो इसलिए आप उनकी सब बातें जनता के सामने रख रहे हैं, ताकि जनता अवेयर रहे और आगे कोई डिसीजन लेने में कोई गलती ना करे। लेकिन आप ये बताइए कि आपको बीजेपी में क्या अच्छा लग रहा है, और क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, और फ्यूचर के आपके ड्रीम्स क्या हैं? इफ़ यू गेट ए चांस टू सर्व योर एरिया, तो उस समय आप क्या क्या करना चाहोगे जो प्रायोरिटी पर रहेगा?
ठीक है, 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। तो सबसे पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे क्या बेहतर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आके मेरे को देश के लिए जो जज्बा है और जो सोच है, जो राष्ट्रवाद की जो सोच है, उसके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। हमेशा उंगली उठा के किसी की कमी निकालना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, पर ऐसा होता है। लेकिन मैं हमेशा मोदी जी का फ़ैन रहा हूँ। आप देखिए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में कितनी अराजकता है। इजराइल का ईरान से, हमास से, हौती से, हिजबुल्लाह से, सीरिया से, लेबनान से, सबसे झगड़ा चल रहा है। एक अलग वॉर चल रही है। एक वॉर रशिया और यूक्रेन की चल रही है। चाइना में, ताइवान में टेंशन चल रही है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में टेंशन चालू हो चुकी है। और ये सब हमारे बांग्लादेश का आपने हाल देखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या चलता है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब आपको सामने है। हमसे दूर नहीं है ये सब कुछ, एकदम चिपका हुआ है एकदम। कब ये वॉर जो है, और जो कि आएगी, ये वॉर हमारी सरहद तक आ जाएगी, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। जब सरहद पे वॉर आ जाए, उस वक्त कौन इस देश को लीड करना चाहिए, एक बार खुद सोच के देखें। हर आदमी किसी भी पार्टी का हो, सोच के देखें कि उस वक्त देश को कौन लीड कर रहा हो, कैसा नेता हम लोगों को उस वक्त देश को लीड करना चाहिए। क्या सिर्फ पार्टी की वजह से हम किसी को धुतकार दें, किसी को गलत बोल दें, ये चलेगा क्या? देश सबसे ऊपर नहीं है क्या? देश सबसे ऊपर है तो सोच के देखेगा। मैं दावे से कहता हूं 99% लोग मोदी जी का नाम लेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। अपने आप आएगा कि उस आदमी के ऊपर भरोसा है लोगों को कि वो देश के लिए खड़ा है, बेटर डिसीजन ले पाएगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे लोगों से हाथ मिलाया जो अफजल गुरु को शहीद बताते हैं, उसके लिए जिंदाबाद चिल्लाते हैं, उसके साथ आप हाथ मिला के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। आप लोग देश के लिए क्या हाथ उठाओगे? क्या आप लोग हिम्मत कर पाओगे? आप आवाज नहीं उठा पा रहे, जाके न जाने किस किस लोगों से आप चंदा इकट्ठा करके लाते हो। आप दूसरे देशों में जाके अपने देश की बदनामी करने की कोशिश करते हो। ऐसे लोगों से आप देश की रक्षा कैसे करवा पाओगे? जी। अब आपको अब फिलहाल अपने एरिया में क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? देखिए बहुत काम है इस एरिया में। पिछले 5 साल में जो अरविंद जी की जिस तरीके की पॉलिसीज रही, उससे कुशासन मैं पॉलिसीज कहूँगा। उनकी कोशिश ये रही कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी हार गई लक्ष्मीनगर में, तो यहाँ का पानी कम कर दो। पानी कम करने से क्या हुआ? लोग क्या पानी आना बंद हो गया, या टेल एंड वाले एरिया में गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है, यहाँ पे फंड नहीं दिया गया प्रॉपर्ली, यहाँ पे सीवर का काम नहीं किया गया, यहाँ पे एकदम निगलेक्ट किया गया। लक्ष्मीनगर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी और लक्ष्मीनगर में हम सब मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं। अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं अभय कुमार जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? अभय कुमार जी काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए और पार्टी के लिए कमिटेड कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं। जी, थैंक यू। मित्रों, ये हैं नितिन त्यागी जी, युवा नेता, और इनके अंदर एक आग आपने महसूस की होगी, और वो आग है क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चन करेंगे, इन्हें आंसर चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैरियर, अपना बिजनेस कैरियर छोड़ा और जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो जब जनता के लिए समर्पित कर ही दिया है, तो फिर जनता के प्रश्न इनके अपने प्रश्न हैं, निजी प्रश्न हैं, और उन समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए। बीजेपी में इन्हें राष्ट्रवाद दिखता है, जो कि है, पूरा विश्व मान रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अभी करंट में ही आपको पता ही है कि हरियाणा में तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, तो इस पर भी ये बहुत प्रसन्न है। और इन्होंने बड़ी अपनी खुशी जताई है कि भाई ये हमारे देश के लीडर का ही शौर्य है, पराक्रम है कि वो जनता के दिलों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।